हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट, बहुत छोटा सा एक्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ध्यान से इस एक्ट को पूरा देखना है, सो दैट कि तीनों क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, बिकॉज बहुत छोटा सा एक्ट है और आसान भी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। दिस इज द इंडेक्स कि क्या क्या हम इस एक्ट में करने वाले हैं। पहले तो इसका हम कॉन्सेप्ट की ग्रेच्युटी क्या होती है और स्कोप कहाँ ये एप्लीकेबल रहता है, इसकी कुछ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो भी इस एक्ट के अंदर आएंगी। और इसमें क्वालिफाइंग कंडीशन क्या रहती है ग्रेच्युटी के लिए एंटाइटल्ड होने के लिए, और कॉन्टीन्यूस सर्विस, कितने साल की कॉन्टीन्यूस सर्विस चाहिए। इसके अलावा किस रेट से हमें ग्रेच्युटी मिलती है या कितना अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एम्प्लॉइज को मिलती है, और रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी एंड कंपल्सरी इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे। सो दिस इज द इंडेक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। सबसे पहली चीज कि इस एक्ट के अंदर ग्रेच्युटी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, कहीं भी कोई भी ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है इस एक्ट के अंदर ग्रेच्युटी की। ठीक है। दूसरी चीज, तो फिर ग्रेच्युटी क्या होती है? तो ग्रेच्युटी के लिए हम यहाँ से हम पढ़ेंगे कि ग्रेच्युटी को फिर भी एक्सप्लेन किया गया है क्या बोल के, कि इट इज कंसीडर्ड एज लमसम पेमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक लमसम पेमेंट है जो कि इम्प्लाइज को दी जाती है एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, तो उसके रिटायरमेंट के ऊपर, रिटायरमेंट इन दी फॉर्म ऑफ सुपर एनुएशन हो सकता है, या ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, ऑन रेजिग्नेशन, ऑन डेथ, या फिर फिजिकल डिसेबलमेंट। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है उसके रिटायरमेंट का। तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ से पेपर में क्या आता है, यहाँ से आपको ये डेफिनेशन लिखी होगी और पूछा होगा ये कौन सा बेनिफिट है, तो आपने याद रखना है, उस टाइम आपने टिक करना है दिस इज द ग्रेच्युटी बेनिफिट। क्लियर? तो क्या बोला हमने, ग्रेच्युटी क्या होती है? ग्रेच्युटी एक लमसम पेमेंट होती है जो कि एक बार ही, लमसम मतलब एक बार ही एक लार्ज अमाउंट जो है किसको दिया जाता है, आपके एम्प्लॉइज को, ऑन हिज रिटायरमेंट। तो वो रिटायरमेंट हमने पढ़ लिया कि किसी भी केस की में हो सकती है, या तो उसकी सुपर एनुएशन एज अचीव हो गई है। और सुपर एनुएशन क्या होती है? सुपर एनुएशन आपको पता ही होगा, वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट या कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एक एज डिसाइड होती है कि इस एज को अटेन करने पर जो आपका एम्प्लॉय है उसको अपनी जॉब जो है, अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो वेकेट करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो उस पर्टिकुलर एज को बोलते हैं सुपर एनुएशन एज। ठीक है, और उसी को बोलते हैं सुपर एनुएशन रिटायरमेंट। क्लियर हो गया? और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज किसी भी कारण से हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है। और एक्सेप्ट यस डिसमिसल, एक्सेप्ट डिसमिसल, डिसमिस के केस में उसको कोई ग्रेच्युटी वगैरह नहीं मिलेगी। क्लियर? और अगर वो खुद रिजाइन करता है और क्वालिफाइंग कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो उस केस में उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। बाकी डेथ और डिसेबलमेंट, इन दो केसेस में उसको किसी भी क्वालिफाइंग कंडीशन को फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक सो कि आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ होगा। बाकी धीरे धीरे हम जैसे आगे चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता चलेगा। क्लियर? अब चलते हैं एक्सटेंड, कि ये कहाँ तक एक्सटेंड है। दिस इज एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, प्लांटेशन एंड पोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जो प्लांटेशन और पोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में हैं उनको छोड़ के बाकी होल ऑफ इंडिया में ये एप्लीकेबल होगा। जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होगा, बट सिर्फ प्लांटेशन एंड पोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर नहीं होगा, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, बट फिर भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको अगर नहीं भी याद रहता है तो कोई आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। तो हर एक फैक्ट्री, माइंस, ऑयल प्लांटेशन, पोर्ट और रेलवेज के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। हर एक ऐसी एवरी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 से ज़्यादा पर्सन जो है वो इम्प्लाइड हैं ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ। पिछले 12 महीनों में अगर किसी एक भी दिन किसी एस्टेब्लिशमेंट या शॉप में 10 या 10 से ज़्यादा लोगों ने काम किया तो उस फैक्ट्री और उस एस्टेब्लिशमेंट में जो है वो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। और तीसरा कि कोई भी ऐसी अदर एस्टेब्लिशमेंट जो कि नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके अंदर भी ये वाला एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं, तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? तो आपको ये भी याद रखना है। और दिस इज दी वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, दैट मीन्स कि मान लो आज किसी एस्टेब्लिशमेंट में 10 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा इंप्लाइज है, कल को मान लो उसमें 5 ही रह गए, तब भी वो उस एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल रहेगा। दैट मीन्स कि वंस एप्लीकेबल देन ऑलवेज एप्लीकेबल। क्लियर हो गया? अब चलते हैं इसकी कुछ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। 7 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे।
तो जो इंपॉर्टेंट होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर वही किसी भी चीज़ की वही डेफिनेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, या कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जिसकी की ब्रांचेस मोर देन वन स्टेट में है, या कोई ऐसी फैक्ट्री जिसका की कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, या एनी अदर मेजर पोर्ट्स, माइंस, ऑयल फील्ड्स और रेलवेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो ये वही पुरानी डेफिनेशन है, इसमें कोई ज़्यादा आपको टेंशन या याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज आप कई बार ये वाली डेफिनेशन पढ़ चुके हो, क्लियर। और बाकी अदर केसेस में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है। बाकी रिटायरमेंट क्या होती है, रिटायरमेंट मतलब सिंपली टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, बस ये अभी आपको यही याद रखना है। तो रिटायरमेंट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय अदरवाइज देन ऑन सुपरएनुएशन, या फिर सुपरएनुएशन एज पर पहुंचने पर जो उसकी टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज होती है, या कोई और भी रीजन होगा तो उसको बोलेंगे रिटायरमेंट, ठीक है। और सुपरएनुएशन क्या होती है वो मैंने आपको पहले भी वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया है, बट यहाँ अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज द अटेनमेंट बाय द एम्प्लॉय ऑफ सच एज, एक ऐसी एज as is fixed in the contract or conditions of services as the age on the attainment of which the employee is to vacate the employment, मतलब एक ऐसी एज जो कि फिक्स्ड है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, कि जिसको अचीव या जिसको अटेन करने के बाद जो एम्प्लॉय है उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़नी पड़ेगी, उसको बोलेंगे सुपर एनुएशन। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। बाकी एज यू नो कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस में वो 60 ईयर्स होती है मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में, और स्टेट गवर्नमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग, कईयों में 58 ईयर्स, कईयों में 57, कईयों में 60, तो ऐसी इसको सुपर एनुएशन इसको बोलते हैं, क्लियर। अब यहाँ से जो आपको क्वेश्चन बनेगा वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेजेस क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट है ये। तो याद रखना, वेजेस मतलब बेसिक वेज प्लस डीए, चाहे उसको ऑन ड्यूटी मिले हो फिर या ऑन लीव, जिसको बेसिक वेज प्लस डीए मिला है उसको कहलाएंगे वेजेस, उसको बोलेंगे वेजेस। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि ग्रेचुटी एक्ट के अंदर जो वेजेस है उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक बेसिक वेज और एक डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है। और क्या नहीं आता है वो तो बाकी जो भी बचा वो सारा नहीं आता, जैसे बोनस हो गया, कमीशन हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, ओवर टाइम वेजेस हो गया, ये इसमें नहीं आएगा, क्लियर। तो ये आपको इसमें याद रखना है। अच्छा, अब आती है इम्प्लाई कि इम्प्लाई क्या होता है, तो ये वाली भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या है। तो बोलता है एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस को छोड़ के एनी अदर पर्सन जो कि इम्प्लाइड है फॉर वेजेस, और चाहे उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है एक्सप्रेस्ड है या इम्प्लाइड है, और वो चाहे मैनुअल वर्क कर रहा है या कोई और वर्क कर रहा है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन, बट वो पर्सन नहीं आएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अदर स्कीम्स के अंदर उसको ग्रेचुटी बेनिफिट मिल रहा हो। ये आपको सिर्फ याद रखना है, क्या याद रखना है कि कोई भी ऐसा पर्सन अदर देन अप्रेंटिस जो कि मैनुअल या कोई अदर काम कर रहा है, बट इसमें कौन इम्प्लाई नहीं आएगा, जो कि किसी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर उसको ग्रेचुटी बेनिफिट मिल रहा हो, तो वो वाले एम्प्लॉइज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि उसको ग्रेचुटी बेनिफिट किसी एक ही एक्ट के अंदर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इस एक्ट के अंदर भी उसको ग्रेचुटी मिलेगी और अदर एक्ट के अंदर भी उसको ग्रेचुटी मिलेगी, क्लियर हो गया। और इम्प्लायर कौन होता है, तो इम्प्लायर ये भी बिल्कुल भी याद नहीं रखना है आपको, क्योंकि ये वही किसी भी डेफिनेशन है कि कोई ऐसी अथॉरिटी या कोई ऐसा पर्सन जो कि अपॉइंट किया गया है जिसके पास एक्चुअल में सुपरविजन एंड कंट्रोल है, या अगर वहाँ पे कोई अथॉरिटी पर्सन डेजिग्नेटेड नहीं है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री कंसर्न, या फिर मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री, तो ये आपके पास एम्प्लायर होगा। हाँ, फैमिली ये आप जरूर याद रख सकते हो, बिकॉज फैमिली में थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये है कि इन केस ऑफ मेल एम्प्लॉइज और इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज चलेगा, दोनों में सेम ही, बट इसमें फैमिली में कौन कौन आएगा, एक तो वो पर्सन खुद एम्प्लॉय खुद आएगा हिमसेल्फ, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स, उस एम्प्लॉय के, मेल एम्प्लॉय के भी और उसकी वाइफ के भी, ये भी आपको, ये जो थोड़ी सी नई चीजें हैं ये आपको याद रखनी है कि उसके खुद के जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं वो भी फैमिली में आएंगे, और उसकी वाइफ के जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं वो भी फैमिली में आएंगे, एंड द चिल्ड्रन ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन जो है वो भी क्या फैमिली के अंदर आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको याद रख सकते हो। तो ये आपकी 7 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई। अब चलता है आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते हैं वो वाला पार्ट, ठीक है। तो अब इसके आगे वाला पार्ट जो है वो आप एक एक लाइन ध्यान से सुनना, क्लियर हो गया। अच्छा, इस एक्ट में ग्रेचुटी लेने के लिए एम्प्लॉय को क्वालिफाइंग कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, वो कितनी है, 5 years ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस, ठीक है। उसको कोई भी ग्रेचुटी लेने के लिए
किसी एस्टेब्लिशमेंट ने कम से कम 5 साल जो है वो उसको कंटिन्यूस सर्विस करनी पड़ेगी। क्लियर? ओके। तो कितनी 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस क्या है, इतनी उसको करनी पड़ेगी। बट ये जो क्वालिफाइंग कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं होगी इन केस ऑफ डिसेबलमेंट और डेथ केस। मतलब अगर उसने उसकी मान लो आज उसने ज्वाइन किया और 4 साल बाद उसकी डेथ हो गई और वो डिसेबल हो गया और उसको अपनी सर्विसेज टर्मिनेट करनी पड़ी, तो उस केस में उसको ग्रेजुएटी मिलेगी। ये बोलने का मतलब है। क्लियर हो गया? तो ये भी आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा, अब चलते हैं कि हमने बोला अभी देखो पीछे बोला कि 5 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस। अब ये कॉन्टिन्यूस सर्विस क्या है, इसमें क्या क्या आता है वो आप देखोगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि कॉन्टिन्यूस सर्विस दैट मीन्स कि अनइंटरप्टेड सर्विस। हाँ ठीक है, ये तो समझ आता है कि अनइंटरप्टेड सर्विस इंक्लूडिंग सर्विसेज इंटरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ, जिसमें कि ऐसी सर्विसेज मान लो जिसकी वजह से आपकी जो सर्विस है इंटरप्ट भी हुई हो। बट इसमें क्या क्या आएगा इसके अलावा कॉन्टिन्यूस सर्विस में, आप बीमार हो गए, सिकनेस, एक्सीडेंट, लीव, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, मतलब आप ड्यूटी से एब्सेंट रहे विदाउट लीव, बट वो जो एब्सेंस है वो किसी पनिशमेंट, किसी पेनल्टी या किसी स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये आपको समझना है, ठीक है। फिर से बताता हूँ कि अगर आप अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हुए बिना किसी लीव के, बट वो जो एब्सेंस है ना वो कोई पनिशमेंट या पेनल्टी के अंदर नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपको पनिशमेंट मिली है इस वजह से आप एब्सेंट हो, तो वो फिर कंटिन्यूस सर्विस के अंदर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर आपको लेट ऑफ किया गया है, अगर आप स्ट्राइक पे हो, अगर आप लॉकआउट या फिर एनी कोई सीजन ऑफ वर्क जो कि विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉई हो, तो वो सारा कंटिन्यूस सर्विस के अंदर आएगा। मतलब ये सारी चीजें जो है वो कंटिन्यूस सर्विस के अंदर आएंगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब कोई दिक्कत? अच्छा, अब चलते हैं इन केस ऑफ नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। तो नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में कंटिन्यूस सर्विस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो हमने अभी पढ़ा कि कंटिन्यूस सर्विस के अंदर आएगा क्या क्या। ठीक है, अभी कंटिन्यूस सर्विस को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले एक साल में प्रीसीडिंग 1 ईयर, इन प्रीसीडिंग 1 ईयर एक्चुअली बीन इम्प्लाइड, तो कंटिन्यूस सर्विस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पिछले एक साल में। यदि अगर आप बिलो द ग्राउंड काम करते हो, इम्प्लाइड हो, तो आपको पिछले एक साल में कम से कम 190 दिन जो है वो इम्प्लाइड रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो एक साल का कंटिन्यूस सर्विस काउंट होगा आपका। क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी, 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस चाहिए क्वालिफाइंग कंडीशन। ठीक है, तो 5 ईयर मतलब ऐसे एक साल, एक साल, फिर एक साल, फिर एक साल, फिर एक साल, ऐसे 5 साल मिल, एक एक साल मिला के 5 साल बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये जो एक ईयर है यहाँ पे जो 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस है, ये कैसे कंप्लीट होगा ये हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि प्रीसीडिंग 1 ईयर, पिछले एक साल में आपको कम से कम 190 दिन जो है वो एक्चुअली काम करना पड़ेगा। ठीक है, तब वो आपकी एक साल की कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी। समझ आया? अगर आप बिलो द ग्राउंड काम कर रहे हो और अगर आप किसी अदर केसेस में अबव द ग्राउंड या कोई भी अदर केसेस में काम कर रहे हो, तो आपको 240 दिन एक साल में जो है वो काम करना पड़ेगा, तब वो आपकी एक साल की कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सप्लेन करूँ, तो मान लो पिछले एक साल में आपने 150 दिन एक्चुअली वर्क किया। ठीक है, और साथ में आपको जैसे 15 दिन आप स्ट्राइक पे रहे, 10 दिन आप लॉग आउट पे रहे, 5 दिन आप बीमार रहे, लीव पे, सिकनेस पे रहे, तो टोटल कितने हो गए? 15, 10, 60, 10, 70 और एक 80, 180 हो गए। और मान लो कि 20 दिन आप जो है वो किसी और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज पे कोई भी और रीजन रहा, तो 100, ये हो गया 200 डेज। तो ऐसे ही आपका ये है, अगर आपने 200 दिन उस एक साल में काम कंटिन्यूस सर्विस कर ली, तो ये फिर आपका एक साल गिना जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आपका एक साल गिना जाएगा। क्लियर हो गया? और अगर अगर हम पिछले 6 महीनों के कंपैरिजन में काउंट कर रहे हैं कंटिन्यूस सर्विस को, तो उन 6 महीनों में कम से कम 95 डेज आपको जॉब करनी है बिलो द ग्राउंड, और बाकी अदर केसेस में कम से कम 120 दिन आपको जॉब करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, तभी वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस सर्विस कहलाएगी। तो अब आई थिंक जो कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये आपको सिर्फ इसके टर्म्स याद रखनी है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यहाँ से कि 190 डेज बिलो द ग्राउंड, 240 डेज अदर केसेस, या ना, या 6 मंथ के केस में 95 डेज बिलो द ग्राउंड, और 6 मंथ की अदर केसेस में 120 डेज, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से कुछ भी। ठीक है, ओके। अब आते हैं सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में। हमें ना अभी तक क्या पढ़ा था, नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, तो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में बोलता है कि साल में जितने दिन, कि एक साल में
जितने भी दिन आपका क्या होगा, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट हुई होगी या आपकी जो कंपनी है, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट में है, जितने भी दिन उसमें काम हुआ, उतने दिनों का 75% जो है वो आपको वहाँ पे आपकी कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। अगर मान लो एक साल में वहाँ पे 200 दिन काम हुआ, ठीक है, कितने दिन काम हुआ, 200 दिन, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में 200 डेज काम हुआ, तो उसका 75%, दैट मीन्स थर्ड बाई फोर्थ हिस्सा आपको जो है वो यहाँ पे इम्प्लाइड होना है, ये बोलने का मतलब है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसका 200 का 3/4 कितना होगा, 150 डेज, ठीक है। तो आपको इतने दिन जो है वो वहाँ पे जॉब इम्प्लायमेंट करनी पड़ेगी, तभी वो आपकी कॉन्टिन्यूस सर्विस कहलाएगी। क्लियर हो गया? तो अब मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं और भी इंपॉर्टेंट, रेट एंड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, किस रेट से आपको ग्रेचुटी मिलेगी और कितना अमाउंट ग्रेचुटी मिलेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इस बार बनेगा, मतलब 101% की 29 मार्च 2018 से जो ग्रेचुटी का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले कितना था, 10 लाख रुपए था, ठीक है। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 20 लाख फ्रॉम 29 मार्च 2018। तो आपको डेट भी याद रखनी है और कितना अमाउंट किया गया है मैक्सिमम वो भी आपको याद रखना है। तो ये तो आपको मतलब याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको। तो इन नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट की पहले हम बात करेंगे। तो जो ग्रेचुटी है वो दो चीज़ों को डिपेंड करती है, देखो, एक तो कितनी सैलरी है किसी पर्सन की और कितनी टेन्योर ऑफ सर्विस, कितना उसने टोटल सर्विस किया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये अभी 15 छोड़ दो, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको दो चीज़ें, एक तो सैलरी और एक टेन्योर ऑफ सर्विस, कि कितना पीरियड ऑफ सर्विस उसने जॉब किया और उसकी सैलरी कितनी थी, वो ये दो चीज़ें डिपेंड करती हैं अगर जब आप ग्रेचुटी कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है और इस फॉर्मूले के ऊपर आपको मतलब 200% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। दैट इज 15/26। 15 का मतलब है कि आपको जितनी मंथली वेज है उसका 15 डेज की वेजेस आपको कैलकुलेट करनी है। और टेन्योर ऑफ सर्विस, जितने भी साल आपने जॉब की, जितना भी पीरियड ऑफ सर्विस आपका रहा, डिवाइडेड बाय 26। तो एक्चुअली 26 होते हैं कि एक मंथ में आपको पता है कि आप जो है वो 4 हॉलीडेज अगर जनरली लेके चले हम, तो 26 दिन ही आप काम करते हो, तो ये 26 वो है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, 15/26 इंटू मंथली वेज इंटू टेन्योर ऑफ सर्विस, ठीक है। और अगर मान लो इफ सर्विस इज इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, तो फिर वो एक कंप्लीट साल गिना जाएगा। मतलब इसका बोलने का मतलब कि फॉर एग्जांपल आपकी सर्विस हुई टोटल मतलब 10 ईयर्स और 7 मंथ, ठीक है, 10 ईयर्स एंड 7 मंथ। तो बोलता है अगर आपकी जो सर्विस है वो एक्सेस ऑफ 6 मंथ है, दैट मीन 6 मंथ से ज्यादा है, तो फिर वो एक कंप्लीट ईयर माना जाएगा उसको, ठीक है। तो दैट मीन्स 10 ईयर ये और 1 ईयर ये, तो आपकी टोटल सर्विस कितनी हो गई, 11 ईयर। ये इसका बोलने का मतलब है, ठीक है। जैसे 5 ईयर 6 मंथ आपकी अगर आपकी कंटिन्यू सर्विस है, तो फिर वो 6 मंथ्स है तो वो 6 ईयर कहलाएगी, क्योंकि एक कंप्लीट ईयर इसका हो जाएगा और 5 ईयर ये है, ठीक है। तो टोटल हो गई 6 ईयर्स। तो ये था। बाकी मैं इसको आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, क्लियर। मैं एक वाइट पेज ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई इम्प्लाई है, उसने अपने 20 ईयर्स ऑफ जो कंटिन्यू सर्विस की, ठीक है, 20 साल उसका पीरियड ऑफ सर्विस रहा और उसकी जो सैलरी थी वो थी 40,000, ठीक है। वेजी से उसकी कितनी थी, 40,000। अब यहाँ पे मैं आपको और चीज़ बता दूं, अगर क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ होगा कि 20,000 उसकी बेसिक वेज थी और 20,000 उसकी क्या थी, डीए था, तब आपको क्या करना है, क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कि वेजेस क्या होती है आपकी, बेसिक वेज प्लस डीए। तो आपको इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, वो 40,000 टोटल वेजेस आपकी बनेगी, फिर उसके ऊपर आपने ग्रेचुटी का फॉर्मूला लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप बेसिक वेज के ऊपर ही लगा दो, क्योंकि हमने वेजेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप, 15/26 इंटू कितनी है, फॉर्मूला देखो यहाँ से, मंथली वेज इंटू टेन्योर ऑफ सर्विस। तो सॉरी यहाँ पे मुझे, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। तो क्या बोला मैंने, 15/26 इंटू कितनी वेजेस बताई मैंने, 40,000, और कितना अपना टेन्योर ऑफ सर्विस बताया, 20। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, जितना भी आएगा वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी होगी ग्रेचुटी, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन में पेपर पूछा, मतलब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और मैंने दूसरा केस भी आपको बता दिया कि अगर बेसिक वेज और डीए अलग तोड़ तोड़ के लिखे होंगे तो उनको आपने ऐड कर लेना है पहले। क्लियर हो गया? अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा अब इन केस ऑफ पी से रिलेटेड इंप्लाइज,
तो पीस रेटेड जो इम्प्लाइज होंगे उन केस में वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोलता है कि उस केस में जो वेजेस कैलकुलेट की जाएंगी वो की जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ टोटल वेजेस रिसीव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आज आपके अक्टूबर में टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज हो रही है, तो उसके पिछले 3 महीनों की जो उसकी वेजेस होगी उसका क्या आप निकालोगे, एवरेज निकाल लोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी पिछले 3 महीनों की जो वेजेस थी वो थी उसकी 20,000, तो 20K प्लस 20K प्लस 20K डिवाइडेड बाई 3, तो वो ऑब्वियसली बात है 20K ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने क्या करना है, पिछले 3 महीनों की क्या निकाल लेनी है, एवरेज निकाल लेनी है। ठीक है, जब भी उसकी टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी। तो ये तो हो गया उसका पीस रेटेड एम्प्लॉइज के लिए। और सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, अभी तक हमने जो 15/26 पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था, नॉन एम्प्लॉयमेंट या नॉन सीजनल के लिए। और सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप क्या करोगे, 7 दिन की वेजेस निकालोगे। मतलब यहाँ हमने 15 दिन की वेजेस निकाली थी, अब आप क्या करोगे 7 डेज ऑफ बाई 26 इंटू जो भी आपका मंथली वेज होगा और टेन्योर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि 7 डेज, बस 7 डेज आपको जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो आपको नॉन सीजनल के लिए ही पूछा जाएगा। ठीक है, और सीजनल के लिए आपको सीधा ये डायरेक्ट यही पूछेंगे अगर पूछा जाएगा कि कितने दिन की वेजेस, तो 7 डेज के लिए बस। ठीक है, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये भी आपका हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो मैं आपको चीज़ें करवाता हूँ ना, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, आई थिंक सो कि मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि जो मैं जितना भी एक्ट करवाता हूँ ये मतलब एक एक चीज़ उसमें कंसीडर की जाती है जो भी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने अदर वीडियोस भी काफ़ी, जब पहले मैंने खुद स्टडी करता था तो मैंने देखी थी यूट्यूब पे, तो वहाँ पे इतनी हर एक चीज़ जो है वो बताई नहीं गई है। अलग जो जितने भी यूट्यूब पे अपना वीडियोस करवाई हैं लोगों ने या जितने भी टीचर्स ने, क्योंकि वो जो थी वो जनरल एक्ट था उनका, है ना, एज ए थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव से। बट ये जो मेरी वीडियोस है वो टू द पॉइंट ऑफ नेट एग्जाम है, तो यहाँ पे मुझे उसी ही हिसाब से आपको एक नोट्स बनाने पड़ते हैं, और ताकि जैसे नेट में एग्जाम से जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे कवर हों। ऐसा नहीं है कि जैसे ये स्लाइड है मैं इसको छोड़ देता आपके लिए ना और आगे चल पड़ता तो और क्वेश्चन यहीं से बन जाता, तो दिक्कत ही है ना, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं वो किसी और यूट्यूब चैनल पे किसी भी जिसने भी एक्ट करवाया है वो कंसीडर नहीं की होगी। तो ये थोड़ा सा अलग ज़रूर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ये वीडियोज़ ही नेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, ये नेट जो भी ये स्टूडेंट्स नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो मैं जो भी चीज़ें करवाता हूँ हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा है कि फॉर कंप्यूटिंग द ग्रेचुटी पेबल टू एन एम्प्लॉय हु इज एम्प्लॉयड आफ्टर डिसेबलमेंट ऑन ए रिड्यूस्ड बेसिस द वेजेस फॉर द पीरियड। तो अच्छा मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि अच्छा ऐसा कोई एम्प्लॉय है मान लो जिसकी टोटल टेन्योर ऑफ सर्विस है 20 ईयर्स। ठीक है, और उस 20 ईयर्स में से 10 साल पहले उसकी क्या हो गई, 10 साल बाद उसकी डिसेबलमेंट हो गई। क्या हो गई उसको, 10 साल बाद क्या हो गई, डिसेबलमेंट हो गई। तो उस डिसेबलमेंट होने के बाद ऑब्वियस ही बात है उसको जो वेजेस है वो रिड्यूस्ड वेजेस मिलेंगी, आपने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में पढ़ा होगा, है ना। तो जो आप उसको रिड्यूस्ड वेजेस मिलेगी तो उनकी अलग कैलकुलेशन होगी ग्रेचुटी के लिए, और जो बिफोर डिसेबलमेंट उसके 10 साल की सर्विस है जिसमें कि उसको ज़्यादा वेजेस मिलती थी, नॉर्मल वेजेस मिलती थी, उसकी अलग से कैलकुलेट होगी वेजेस। ठीक है, दैट मीन्स कि मान लो 20 साल की एज में या 20 साल के टेन्योर ऑफ सर्विस में आफ्टर 10 ईयर वो डिसेबल हो गई तो उसकी सैलरी हो गई 10,000, जो कि डिसेबलमेंट से पहले उसकी सैलरी थी 20,000। ठीक है, तो इनका हम एवरेज निकालेंगे, दैट मीन्स 20 + 30 डिवाइडेड बाय कितना 20 ईयर्स, ऐसे। क्लियर हो गया, तो अब जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, 30,000 डिवाइडेड बाई 20, तो कितनी बनी 15,000। ठीक, ऐसे आपको निकालना है। तो अब आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा कि जब भी कोई डिसेबल हुआ होगा तो उसकी बिफोर डिसेबलमेंट कितनी वेजेस थी और आफ्टर डिसेबलमेंट कितनी वेजेस थी वो दोनों कंसीडर करनी है, ये बोलने का मतलब है। यहाँ से आपको, मुझे तो नहीं लगता कि न्यूमेरिकल बनेगा, बट ये थ्योरेटिकल में आपको जरूर पूछा जा सकता है कि आपको जब भी डिसेबलमेंट के केस में कौन कौन सी वेजेस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी हमें, तो वो बिफोर डिसेबलमेंट भी करनी पड़ेंगी और आफ्टर डिसेबलमेंट जितनी भी रिड्यूस्ड वेजेस होगी उनको भी साथ में कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया अब यहाँ से। अब चलते हैं डिटर्मिनेशन एंड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। तो अगर तो अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी जो है वो अनडिस्प्यूटेड है कि एम्प्लॉयर को भी क्लियर है और एम्प्लॉय को भी क्लियर है कि इतना अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी बनता है, तो वो फिर एम्प्लॉयर को विद इन 30 डेज फ्रॉम द टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज जो है वो उसको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम पेबल। ठीक है, और दूसरा कि अगर मान लो
वो पे नहीं करता है विद इन दैट पीरियड, मतलब विद इन दैट पीरियड दैट इज 30 डेज के अंदर वो पे नहीं करता है, तो उसको फिर सिंपल इंटरेस्ट भी साथ में पे करना पड़ेगा उस ग्रेचुटी अमाउंट के ऊपर। इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक है, याद रखना सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट दैट मीन्स इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे एक और इंटरेस्ट आएगा जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अब दूसरा केस कि मान लो जो अमाउंट है वो डिस्प्यूटेड है, अमाउंट जो है वो डिस्प्यूटेड है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो एम्प्लॉयर है वहां पे वो जो अमाउंट उसको लगता है कि ये इतना अमाउंट बनता है ग्रेचुटी का, वो डिपॉजिट करवा देगा किसके साथ, किसके पास, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो किस एक्ट के अंदर अपॉइंट की जाती है, तो वो की जाती है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के अंदर। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बन गया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अमाउंट जो है वो डिस्प्यूटेड है, तो जो एम्प्लॉयर है वो जितना उसको लगता है कि इतना अमाउंट बनता है ग्रेचुटी का, वो किसके पास डिपॉजिट करवा देगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। और फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंक्वायरीज करेगी, क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी। और अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगा कि जो अमाउंट एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट करवाया है वो कम है, किससे, जो जितने के लिए इम्प्लाई एंटाइटल्ड है, ठीक है, तो फिर उसके बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी डायरेक्ट करेगी दोबारा से एम्प्लॉयर को कि भाई ये आपका इतना अमाउंट कम है, तो इतना जो है वो एक्सेस अमाउंट डिपॉजिट करवाइए, जितना भी कम अमाउंट है उसको डिपॉजिट करवाइए, और फिर वो जो है वो पर्सन को पे कर दिया जाएगा, जो भी इम्प्लाई है उसको पे कर दिया जाएगा। तो समझ आ गया इतना? ठीक है, और अगर कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी के डिसीजन से एग्रीव्ड होता है पर्सन, तो उस केस में वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये जो भी अथॉरिटी स्पेसिफाइड की है गवर्नमेंट ने, उसके पास वो अपील कर सकता है जाके। ठीक है, तो यहां से आपको मेन यही बनता है क्वेश्चन कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो किस एक्ट के अंदर अपॉइंट की जाती है। ठीक है, अब दिस इज दी रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी। रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी आता है, मान लो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने डिसीजन दिया एम्प्लॉयर को कि भाई इतना पेमेंट करो, और एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में जो रिकवरी की जाएगी ग्रेचुटी को, वो कैसे की जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, जितना भी अमाउंट उसको एम्प्लॉयर को पे करना है वो किसको देगी, कलेक्टर को। ठीक है, कलेक्टर मतलब जो उस अमाउंट को कलेक्ट करेगा पे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि जो कलेक्टर है वो कौन से एक्ट के अंदर अपॉइंट किया जाता है, तो वो किया जाता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? अच्छा, फिर वो कलेक्टर क्या करेगा, वो उस एम्प्लॉयर से विद कंपाउंड इंटरेस्ट उस अमाउंट को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो अब आपको दो डिफरेंस यहां से याद रखते हैं कि अगर जब अमाउंट आपका अनडिस्प्यूटेड था और 30 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को पे करना था, बट उसने नहीं किया, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट के साथ वो पे करना पड़ेगा। और दूसरा केस क्या है कि जहां पे अमाउंट डिस्प्यूटेड है और कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बोलने के बावजूद उसने नहीं पे किया, तो जब कलेक्टर फिर जो कि अपॉइंट किया जाता है थ्रू कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो उसको अपॉइंट करेगा, किसको, कलेक्टर को। तो फिर वो एम्प्लॉयर से कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जितना भी अमाउंट है उसको कलेक्ट करेगा। ये यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं डिफरेंसेस। क्लियर हो गया? और बाकी बोलता है कि जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो इन नो की किसी भी केस में वो अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मान लो आपकी ग्रेचुटी का अमाउंट 5 लाख बन रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7 लाख बन जाए या 6 लाख बन जाए, तो ऐसा किसी भी हालत में नहीं होगा। जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 लाख होगा या 5 लाख से कम होगा, ग्रेचुटी के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? एंड बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अभी कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को करना चाहिए, बट स्टिल अभी तक ये है। क्लियर? एंड देन लास्ट टॉपिक है आज का, कंपल्सरली इंश्योरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कंपल्सरली इंश्योरेंस जो है वो कौन से एक्ट के अंदर अपॉइंट है या कौन से एक्ट के अंदर इसके प्रोविजंस हैं, तो वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप क्लियर हो गया। जब भी कंपल्सरी इंश्योरेंस नाम आएगा तो समझ जाना कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के अंदर इसकी बात है। दूसरा कि ये है क्या, तो नाम ही बता रहा है कंपल्सरली इंश्योरेंस। दैट मीन्स ऐसी इंश्योरेंस जो कि कंपल्सरली है करवाना, बट किसको, इंप्लायर को। ठीक है, तो बोलता है कि कोई भी एवरी इंप्लायर, हर एक इंप्लायर को जो है वो इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बताता हूँ कि जो भी हम देखो अभी ग्रेचुटी अमाउंट पे करेंगे, जितना भी 10 लाख 5 लाख 7 लाख जितना भी बनेगा, अब ये तो है नहीं कि जब भी उसकी एम्प्लॉय की सर्विसेज टर्मिनेट हुई तो कंपनी ने उठा के सीधा 5 लाख अपने किसी भी जगह से 5 लाख उठा के दे दिए अपने प्रॉफिट से, या जहां से भी 5 लाख उठा के दे दिए, तो ऐसा नहीं होता है। उस केस में क्या होता है, कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है और उसके लिए कुछ एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, ताकि वो जब एम्प्लॉय जो है वो उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी फिर उसको क्लेम दे। समझ आ गया?
और दूसरा रास्ता ये है कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉयर इंश्योरेंस नहीं करवाता है तो उस केस में उसको एक अप्रोप्रिएट ग्रेचुटी फंड तैयार करना पड़ता है कंपनी के अंदर ही, जिसमें उसको रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस पे करनी पड़ती हैं। दूसरा रास्ता ये है, ठीक है। तो मतलब एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट या एम्प्लॉयर जो रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर रहा है और जिसने कंट्रीब्यूट फंड बनाया है अपनी कंपनी में, उस केस में उन एम्प्लॉयर्स के एस्टेब्लिशमेंट को गवर्नमेंट जो है वो एग्जेम्प्ट कर सकती है, ठीक है। बट उसके लिए आपकी कंपनी में 500 या 500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज का होना ज़रूरी है। तो हमने क्या पढ़ा कंपल्सरी इंश्योरेंस के अंदर क्या है। अच्छा, एक और चीज़ कि एवरी एम्प्लॉयर अदर देन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको छोड़ के जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी वहां पे गवर्नमेंट खुद करवाती है इनको, तो वहां पे तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। प्राइवेट कंपनीज के केस में एम्प्लॉयर्स को इंश्योरेंस करवाना पड़ता है अपने एम्प्लॉइज के नाम से, ठीक है। और अदर केसेस में ये दूसरा रास्ता क्या है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अगर उसने अपना कोई एक ग्रेचुटी फंड बनाया है जिसमें कि वो रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उस केस में फिर वो उसको इंश्योरेंस नहीं करवाना पड़ता है, वो उसी ग्रेचुटी फंड से उसको पेमेंट करता है ग्रेचुटी की, ठीक है। बस उस केस में उसको 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज होना जरूरी है उस एस्टेब्लिशमेंट में, बस ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज की, हाँ एक और चीज कि हर एक एवरी एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो जो हमने कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो बोलता है कि हर एक एम्प्लॉयर को इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है, जरूरी है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी जब तक कि उसने उस एम्प्लॉयर या उस एस्टेब्लिशमेंट ने इंश्योरेंस कंपल्सरी इंश्योरेंस नहीं करवाया होगा, या उसने कोई अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड जो है वो नहीं बनाया होगा, तब तक उसकी क्या नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। क्लियर हो गया। एंड द तीसरी चीज कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर फेल हो जाता है अपने पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स को देने के लिए, तो उसको विद इंटरेस्ट जो है वो डिलेड पेमेंट्स को पे करना पड़ता है। बस इतनी सी बात है यहाँ पे, तो यहाँ से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यहाँ पे ये याद रख लेना कि हर एक एवरी एम्प्लॉयर को करेक्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बाद रजिस्टर होना पड़ता है, बट उसके लिए उसको इंश्योरेंस या अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड का बनाना जरूरी है, बस। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडेज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट की पेनल्टीज के बारे में। तो इसमें तो और भी पेनल्टीज थी, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखनी है वो मैंने लिखी है दो, कि अगर आप ग्रेचुटी की पेमेंट नहीं करते हो तो उस केस में आपको 6 मंथ से लेकर 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और साथ में 10,000 या 20,000 तक, 20,000 से 20,000 रुपए तक का फाइन, या फिर दोनों, ठीक है। तो अब ये याद जरूर रख लेना कि ये जो इम्प्रिजनमेंट या फाइन है ये इन एडिशन टू ग्रेचुटी है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लो कि मैं चलो कोई बात नहीं 6 मंथ की जेल काट लूंगा पर मुझे 10 लाख नहीं देना है, तो ऐसा नहीं है, 10 लाख भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ये भी पेनल्टीज आपको पड़ेंगी, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। और दूसरा कि अगर आप अपने प्रीमियम को पे करने में फेल हो जाते हो फॉर कंपल्सरी इंश्योरेंस, या अपनी जो भी आपका ग्रेचुटी फंड है अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करने में फेल हो जाते हो, तो उस केस में आपको 10,000 रुपए तक का फाइन, या फिर अगर आप उस ऑफेंस को कंटिन्यूसली करते हो तो 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको फाइन पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सही में ये एक्ट समझ आया तो सही बात है, अगर नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को ज़रूर देखना, विश्वास रखना ज़रूर समझ आएगा। और दिस इज दी ऑल अबाउट पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू ऑल।